अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, हमने तहरीरी इतराज जमा कराया है कि इनको बेंच पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि गुलाम महमूद डोगर का केस था। उस केस में इलेक्शन का मामला कहां से आ गया, और जब इलेक्शन का मामला आया तो ये तो एक अनरिलेटेड मैटर है, और ये अनरिलेटेड मैटर है, आपने एक अपना जहन जो है वो डिस्क्लोज कर दिया कि हम इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला करना चाहते हैं। अब आपका बेंच में बैठने का क्या तो, और ये जिद है कि ये दो बैठेंगे, भाई अगर फुल कोर्ट आप बना दें, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए, ये कानून का एक असूल है। मतलब ये दोहरा निजाम अदल ये होता है कि एक को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें और दूसरे को बेटी छुपाने पे भी ना निकालें, तो ये दोहरा निजाम अदल चल नहीं सकता। इस मुल्क के जितने मसाइल हैं, चाहे वो मुआशी मसाइल हो, वो बेरोजगारी हो, वो गुर्बत हो, वो भूख हो, वो महंगाई हो, ये निजाम अदल की वजह से है कि नाइंसाफी पे फैसले होते हैं, तरक्की के सफर को रोका जाता है, एक को लाडला डिक्लेयर किया जाता है और एक को कटहरे में खड़ा करके सजा दे दी जाती है। देखें, एजाजुल एहसन साहब अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके, बहुत दफा कर चुके। मियां नवाज शरीफ की पनामा वाले बेंच में वो थे, पनामा के सुपरवाइजरी जज वो थे, नवाज शरीफ साहब को पार्टी हेड से हटाने के जज वो थे। तो हम अगर दरखास्त कर रहे हैं तो हम हक बजाने में कि मेहरबानी करें, लेना सुओ मोटो। ये उस्मान डार का जो एक बंदे का, उसके पीए का एक इकबाली बयान आया है कि मैंने 50 लाख रुपए रिश्वत उस्मान डार और उसके भाइयों को दी है, ठेकेदारों से लेके, जो डेवलपमेंट फंड बुजदार साहब ने दिए थे उसमें से, अपनी नौकरी के लिए डार साहबान के कहने पे जाली दस्तावेजात बना के किसी गरीब का हक मारा है। इमरान खान साहब साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अमेरिका को कह दें कि अमेरिकी साजिश थी, और 4 दिन बाद कह दें अमेरिकी साजिश नहीं थी, ये उनकी मर्जी है। इतनी झूठ, इतनी मुनाफकत, इतना फरेब, मकर, धोखा पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं देखा जितना ये एक शख्स कर रहा है। और ये आने वाली नस्लों को तबाह करना चाहता है, फखर से कहता है कि मेरे वोटर ऐसे हैं, अपने बाप की नहीं सुनते। हमारा मुआशरा बड़ा एक मशरकी मुआशरा है, वालदैन की ताबेदारी, फर्मा बरदारी हमारे खून में होती है, हमें सिखाई जाती है, मजहबी तौर पर, कल्चरली हमें बताया जाता है। मगर ये एक कैसा इंसान है कि जो नौजवान नस्ल को गुमराह भी कर रहा है, जो नौजवान नस्ल के को कह रहा है कि वालदैन की मत मानो, और झूठ पे झूठ बोलता है, मुनाफकत करता है, और अदलिया को भी आंखें दिखाता है, और कोई इससे बाज पुरस नहीं करता। और ये देखे ना, हम बिल्कुल चाहते हैं आइन और कानून की पासदारी हो। आइन दोबारा लिखा गया जब पंजाब में हमारी हुकूमत खत्म हुई कि आप वोट अगर देंगे तो वो वोट गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि जुडिशरी एग्जेक्टिव का रोल भी अज्यूम करे, लेजिस्लेचर का रोल भी अज्यूम करे, और कुछ लोगों को सहूलत दे और फिर ये तवक्को रखे कि उनके अहकामात माने जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? तो ये बड़ी मुद्दमाना गुजारिश है कि तहरीरी तौर पे पीडीएम की जमातें ये सदा कर चुकी हैं कि 2 जज साहबान बेंच से लैदा हो जाएं, और फुल कोर्ट की भी सदा कर दी गई है कि फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। आईनी तशरीह का मामला है, जब वहां पे पार्टी हेड की डायरेक्शन का मामला आया था, मुनहरिफ अराकीन वाला, तो कहा गया कि जो मुनहरिफ अराकीन है वो पार्टी हेड की डायरेक्शन के पाबंद नहीं है, उसकी हिदायत के पाबंद नहीं है। पार्टी हेड तो डिक्टेटर बन जाएगा, वो तो पार्लिमानी पार्टी का फैसला है। आइन कह रहा है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन है, नहीं। उसकी तशरीह कर दी गई और वो पीटीआई को सूट करती थी, उनकी गवर्नमेंट बन गई पंजाब के अंदर। ये बार 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 सहूलतकारी, ये कैसे चलेगी? मुझे भी लोग कह रहे हैं जी आप बस कर दें, ना बोलें। मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूंगा इस चीज से, मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं, जबान ही है मेरे पास, अगर इसको भी ताला लगा दें फिर जीने का कोई हक नहीं हमें। किसी डर में रहें कि कोई ताकतवर आके अपनी मर्जी मुसल्लत कर देगा, कोई ताकतवर जिसके दोनों बच्चे, आप लाहौर हाईकोर्ट जाके पूछें कि मुर्तजा नकवी और मुस्तफा नकवी को कोई जज इनकार करता है? 4 साल हुए प्रैक्टिस को, करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस है, उनकी क्लाइंट्स की लिस्ट देखें आप कभी निकाल के। मैं बड़े दुखी दिल से ये बात कर रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेके बड़े बड़े इस मुल्क के जो ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारे उस लिस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि वाले जज है सुप्रीम कोर्ट का। और क्या क्वालिफिकेशन है?
मैंने अपने घर में जजशिप देखी है, 35 साल देखी है, मगर धक्के खाए हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, स्ट्रगल की है, स्ट्रगल करके आके आज बैठे हैं। किसी को ये नहीं कहा कि जी मेरा दादा फलां था तो मुझे केस दे दें, मेरा दादा फलां था तो मुझे फलां कुर्सी पे बिठा दें। ये एक अजीब मंतक है कि बाकी वकीलों का क्या कसूर है कि उनके वालिद सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है। केसेस की लिस्ट निकालें आप, दफ्तर बनाया हुआ आलीशान, तो ये ना करें। अगर काजी फायजीसा पे एक असूल और एक कानून और एक आइन लागू हुआ है, वो हर किसी पे होगा। तो इसलिए ये जो दोहरा निजाम अदल जिसमें इमरान खान को सहूलतकारी हासिल है, और उसकी अब ये जरूरत हो गई है इसी दोहरे निजाम अदल की वजह से कि वह मुजरिमों को बिठा के, रिश्वतखोरों को बिठा के, जालसाजों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और खिताब फरमाता है, ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि हमारी भी एक बर्दाश्त की लिमिट है, और हम भी कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और उसके बाद सियासी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। बहुत बताइएगा कि आप दो जजेस के ऊपर एतराज कर रहे हैं और साथ आप लोग ये भी कहते हैं कि तारिक रहीम को और फायजीसा को बेंच में शामिल किया जाए। ये प्रोग्रेटिव तो चीफ जस्टिस का है कि उन्होंने किसको शामिल करना है, किसको नहीं शामिल करना। 9 रुक की बेंच है और आप लोग इलेक्शन से क्यों भागना चाहते हैं? जब एक 90 डेज की एक आयत के अंदर शिक है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस दो जजेस को लेकर इलेक्शन को क्यों पीछे हटना चाह रहे हैं? ये इलेक्शन का मामला नहीं है, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, जब मर्जी करा लें। हमारी एक बड़ी अच्छी मुहिम चल रही है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा। नहीं, इशू इशू बेंच का इसलिए है कि दो जज साहिबान एक केस का नोटिस लेते हैं, करप्ट तरीन आदमी जिसका नाम गुलाम महमूद डोगर है, लाहौर में जितने कब्जे कराए आप बेहतर जानते हैं, उसका माजी क्या है, 2012 में किस बेवा के प्लॉट पे कब्जा किया था बेहतर जानते हैं। उसके लिए क्योंकि वो पीटीआई का हिमायत याफ्ता है, उसके लिए तो बेंच बैठ जाता है, सुनवाई करता है और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लेता है और इलेक्शन की तारीख मांग लेता है। क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपके पास फाइनेंसिस है नहीं है? क्या प्लानिंग वालों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों का क्या स्टेटस है? क्या बाकी फैक्टर्स को नहीं देखना चाहिए? बेंच बनाना स्वाबदी जरूर होगी, बाकी मुल्कों में भी रिवाज है, 3 सीनियर मोस्ट जज जो है वो बेंचेस का फैसला करते हैं। देखिए ये जो बेंच फिक्सिंग की टर्म आई है, ये क्यों आई है? ये इसलिए आई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों की सहूलतकारी करते हैं, जिनका कोई बाजपुरस नहीं होती, पूछा नहीं जाता। हम इतराज किसी बेसिस पे कर रहे हैं, एक ऑडियो आई है परवेज अली साहब के साथ, आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद खान भट्टी आपके घर बैठा है, आपके एहसासों के मामलात हैं, हम आपको नहीं समझते कि आप एक ईमानदार आदमी और आप इस ओहदे के अहल हैं, आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें। हमने इसीलिए फुल कोर्ट का कहा है कि आइन की तशरीफ फुल कोर्ट करे, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे और इंसाफ होता नजर आए। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि जो जुडिशरी की एस्टैब्लिशमेंट है वो इस वक्त तरीके इंसाफ और उनके जो करीबी लोग हैं उनको सपोर्ट कर रही है, क्या ऐसा है? देखिए बात यह है कि ये निज़ाम अदल की बात इसलिए हम करते हैं कि जब साकिब निसार साहब का दौर था तो नियाजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड पे कहा गया कि जी आपकी कंपनी है मगर आपका आपके नाम कागज कोई नहीं है। आर्टिकल 62 63 सिर्फ हम पे लगा, जहांगीर खान तरीन पे लगा, उसको क्लीन चिट दे दी गई। अब मुझे बता दें, आपकी अब्बास साहब या मेरी जमानत होती, हमें पूछा जाता कि अब्बास साहब और अताज साहब आप कब तशरीफ ला रहे हैं, 5 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे, सुबह आ जाएं, शाम आ जाएं, दोपहर आ जाएं, रात आ जाएं। आपको और मुझे घर जाके पुलिस दीवारें फलांग के रेड इधर गिरेबान से पकड़ के वैन में डालती है अब्बास साहब। तो ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है कि जहां पे एक शख्स की जमानत के लिए उसको इतनी मोहलत दी जाती है, इधर फॉरेन फंडिंग की एफआईआर में उसकी जमानत खारिज होने वाली है, तो वहां पे एक तमाशा खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जी नहीं इसको गिरफ्तार ना करें। तो देखिए ये हमारी दफा बेल अनाउंस होकर कैंसिल हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, अब सब गवाह हैं। साल साल हमारी बेल नहीं सुनता था। बिलाल की दवाई एलडीए का एक अफसर अमेरिका से पढ़ के आया, शरीफ आदमी, मुल्क छोड़ के गया था अमेरिका पढ़ने, वापस आया, 1.5 साल अजमत सईद साहब ने उसकी बेल नहीं सुनी। आहा चीमा 3 साल कैद रहा, क्यों रहा? क्योंकि ये बेल सुनने को कोई तैयार नहीं था, और एक लाडले को घर बैठे बेल मिल जाती है। ये सहूलतकारी की इंतहा है। वो सलूक करें जो हमारे साथ किया था, क्यों नहीं करते? क्योंकि डरते हैं, क्योंकि फैमिली साथ हैं, क्योंकि वो हैंडसम है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है। आप पर कुछ पीटीआई के लोगों ने इल्जाम लगाया कि आप अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं, आपका ताल्लुक उस खानदान से है जो अदलिया के लोगों को बैग ब्रीफ के सजाकर खरीदा करते थे, क्या कहेंगे इसका?
देखिए, मैं इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे दादा जब इस दुनिया से गए तो एक जौहर टाउन का 1.5 कनाल का घर था। अपनी फौतगी से पहले वो अपने चारों बच्चों में, 3 बेटों में और 1 बेटी में तकसीम कर गए। मुझे कोई पाकिस्तान का सियासतदान दिखा दें जिसका कोई असासा ना हो, जिसने अपनी सारी गांव की जमीन लोगों के नाम वक्फ कर दी हो, जिसने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहां पे बना दिया हो। मैं आज भी किराए के घर में रहता हूं, 3 लाख उसका किराया है। तो बात यह है, कोई सबूत देना किसको ब्रीफ केस दिया, किस बात के लिए दिया, और उसका क्या सबूत है। बातें करना तो बड़ा आसान है कि जी तनकीद कर दो। रफीक तारड़ साहब ने 3 बेटे हैं, किसी को प्रैक्टिस नहीं करने दी वकालत। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होऊंगा। 1995 में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, 1972 में वो जज बने थे। और उन्होंने कहा कि मेरे नाम से आप फायदा हासिल करेंगे, लोगों के जेहन में आएगा जज के बच्चे हैं। तीसरी नस्ल में मैंने आके लॉ किया। तो हम तो इस तरह के लोग हैं। इस वक्त जितने हाई कोर्ट्स हैं, जितना सुप्रीम कोर्ट है, सारों के असासे सामने रख दें, और अगर रफीक तारड़ का असासा किसी ज्यादा निकल आए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा और इन सारे जज साहबान से माफी मांग दूंगा। अच्छा, ये बताएं तारड़ साहब, ये जो जस्टिस का आप जिक्र कर रहे हैं, मोहसिन जैकब, वो कह रहे हैं कि मेरे तमाम असासे, हर चीज जो है एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड है। और दूसरा ये कि जब तक उन पे कोई इल्जाम नहीं साबित होता, आप किस तरह उनको कह सकते हैं बैंक से अलग हो जाए? आपको 10 करोड़ का घर कैंट में मिल सकता है, आप अभी जाएं। आपको कोई देगा 4 कनाल का घर 10 करोड़ में? आपके नाम रजिस्ट्री कोई कराएगा? देखिए, दस्तावेजी सबूत है ना, मैं कोई हवाई बात तो नहीं कर रहा। वो 10 करोड़ का जवाब कौन देगा? कोई दे देना, बता दे कि जी ये 40 करोड़ का घर 10 करोड़ में हमने लिया है, हमारी मर्जी। हमारे दोस्त थे, उन्होंने हमें कहा जी 30 करोड़ आपको माफ करते हैं। अल्लाह ऐसे दोस्त आपको और मुझे भी दे। पता नहीं, हमारे दोस्त ऐसे नहीं है कि जो 30-30 करोड़ की मेरे आयत दे दें। ये दस्तावेजी बात है ना। अगर आपके चैनल इतनी हिम्मत करते हैं तो मैं आपको भेजता हूं, आप वो दस्तावेज चला दें। बात सीधी है, मैं कागजों पे बात कर रहा हूं, हवाई बात तो कर नहीं रहा। बहुत शुक्रिया जी। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरा ख्याल है।